Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग टू डिस्कशन स्टार्ट की थी। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने आप में सर इंपॉर्टेंट इसलिए बना क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था, जिसमें हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस जो किए कि सर कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री को रुइन करा, खत्म करा। तो कुछ नॉर्मल पॉइंट्स के साथ डिस्कशन करके आफ्टर दैट नया टॉपिक क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे सर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमने ट्विन मोटिव या जिसको टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी का नाम दिया गया। पहली बात तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई, क्लियर। एंड धीरे धीरे करते करते वो अपने बेसिकली प्लानिंग में सक्सेसफुल हुए। कैसे? सबसे पहले सर इंडिया की जितनी वेल्थ थी, वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल थी, इंडिया से वो सारा का सारा एक्सपोर्ट करवा दिया टू द ब्रिटेन कंट्रीज, सो दैट कि वो अपनी फैक्ट्रीज में वहां पे जाके क्या कर सकें, आउटपुट जनरेट कर सकें, वहां पे प्रोडक्शन कर सकें। दूसरी बात, इंडिया को ही उन गुड्स का टारगेट बनाया गया, इंडिया को ही बेसिकली एक पोटेंशियल मार्केट बनाया गया। वही गुड्स जो ब्रिटेन फैक्ट्रीज में बन रही थी वहां से इंपोर्ट करके इंडिया में उन्हीं को दोबारा क्या किया गया, सेल किया गया। दैट मीन्स पहली बात, हमारा जो रॉ मटेरियल था जिससे नेक्स्ट हम प्रोडक्शन करते थे, हमारी प्रोडक्शन तो बिल्कुल ही क्या कर दी इन्होंने, खत्म कर दी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारी फेमस थी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, उसके ऊपर लॉट ऑफ टैक्सेस लगाने के बाद, क्लियर, उसको धीरे 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 इंटरनेशनल मार्केट में से क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। प्लस अपनी ही गुड्स जब इंडिया में बनाकर मशीन मेड गुड सेल करने लग गए, तो सर इंडियंस की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, इंडियंस की जो वो चॉइस है, वो ज्यादा ब्रिटेन गुड्स को लेकर ज्यादा अच्छी गई और धीरे धीरे सर डोमेस्टिक मार्केट भी हम खो चुके थे। जिसमें से इन्होंने ये ट्विन ऑब्जेक्टिव को दो पॉइंट्स में लिखा। पहला पॉइंट, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। सर पहले तो टू फोल्ड पॉलिसी में इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल क्या करी, खत्म करी, क्लियर। और उसके खत्म करने का कारण था क्या, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, टैक्स पॉलिसी। जब तो कोई चीज इंडिया की फेवर में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। एंड वही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अगर ब्रिटिशर्स करते थे, वो कंट्रीज अपने लिए करती थी, तो वो बिल्कुल ही क्या था, टैक्स फ्री था। तो जहां पे इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन रहेगी, जहां पे इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी रहेगी, कोई भी कंट्री से ग्रो नहीं कर पाएगी। पहला पॉइंट। नेक्स्ट ऑन जो आज का हमारा नेक्स्ट ऑन डिस्कशन का पॉइंट है, पढ़िए जी। वर्ड है सर ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीक? ब्लीक मतलब सर नोशनल। नोशनल मींस नाम की, नाम मात्र, जिसको वर्ड बोलते हैं कि ठीक है जीरो भी नहीं बोल सकते, अ लिटिल बिट, हल्की सी ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री थी। चलो सर एक चीज माना, इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या करा, खत्म करा, क्लियर। चलो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, वट एवर द केस, सब कुछ जायज है, चलो। बट कहीं ना कहीं इंडियंस को यह भी तो चाहिए था कि जैसे वो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर रहे हैं, माना कि मैन मेड गुड्स की वैल्यू नहीं रही, क्लियर, इंडियंस को साइड बाय साइड मॉडर्न इंडस्ट्री तो भी क्या करनी चाहिए थी, ग्रो करनी चाहिए। अब जैसे मान लो एक चीज बताओ, मार्केट में कंपटीशन मैन मेड गुड्स का किसके साथ है, मशीन मेड गुड्स के साथ, तो तुम लोग भी मशीनरी लगा लेते। इंडियंस को भी चाहिए था कि अगर मान लो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिके कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो आपने मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ क्यों नहीं करी, आपने मॉडर्न इंडस्ट्री को क्यों नहीं लगाया? सर वही बात, ब्रेन वॉश। क्यों? हमारा माइंड प्योरली डाइवर्ट कर दिया था, फिनिश गुड्स बनाने की बजाय आप जस्ट क्या बनाओ, रॉ मटेरियल। एंड उसी के लिए वो आपको एडवांस कैश पे आउट करते रहते थे। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हम मॉडर्न इंडस्ट्री भी ग्रो करके फिनिश्ड प्रोडक्ट यहां पे बना सकते हैं, क्लियर। अब सर ये सारा सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करी गई। इसीलिए सेकंड फीचर, मेन वर्ड क्या आया सर, उस तरफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी खत्म हो रही थी, तो दूसरी तरफ हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, जस्ट एक ब्लीक या एक नोशनल नाम की ग्रोथ थी। और इतने से तुम पूरे इंडिया का पेट थोड़ी पाल लोगे सर,
क्लियर? पढ़िए, अंडर द ब्रिटिश राज, पढ़ो, द मॉडर्न इंडस्ट्री, the modern industry saw only a brief growth. It was only in second half of the 19th century बिल्कुल, that the modern industry showed its और वो भी सर कब जाके, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में जाके मॉडर्न इंडस्ट्री ने थोड़ी सी इमरजेंस अपनी क्या करी, शो करी। मतलब स्टार्टिंग से तो तुम प्योरली क्या करते रहे, गुलामी करते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, रॉ मटेरियल बनाते गए और ब्रिटिश कंट्रीज को प्रोवाइड करते रहे। किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया कि सर हम अपनी भी इंडस्ट्री तो क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और सर करते भी कैसे, प्योर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज तो थी, भेदभाव तो था। ब्रिटिशर्स के फायदे में जो चीज थी वो टैक्स फ्री, और इंडियंस के फायदे में जो चीज थी उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगेंगे। क्लियर? यस, 5 ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट को लेकर कि सर ब्लीक ग्रोथ क्यों थी, नोशनल ग्रोथ क्यों थी। पढ़िए जी। नंबर 1, इनिशियली cotton and jute textile mills were set up. हाँ, Cotton textile mills were located in western India. mainly in Maharashtra and Gujarat and were mainly controlled by the Indians। ठीक है, स्टार्टिंग में हल्का सा रिस्पॉन्स मिला कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स को, क्लियर, जो कि मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर थी। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर कंसंट्रेटेड इन बंगाल एंड वर प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय द, किसके द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा। क्लियर? मतलब वही है ना कंट्रोल की बात। अब जो जूट इंडस्ट्रीज थी, चलो कॉटन टेक्सटाइल जो थी वो तो अपना कंट्रोल फिर भी था, बट जो जूट टेक्सटाइल्स थी उनके ऊपर स्टिल कंट्रोल किसका था, फॉरेनर्स का। आगे, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century, yes, Iron and steel industry came up and Tata Iron and Steel Company, that is TISCO, was incorporated in कब, 1907। तभी तो 20th century की बात कर रहे हैं, 1901 से लेके 2000 तक। क्लियर? एंड जैसे 2001 से नेक्स्ट ऑन कौन सी चल रही है सर, अपनी 21st सेंचुरी। क्लियर? आगे, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 सीमेंट, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज हैज आल्सो स्टार्टेड कमिंग इन। वही बात है सर, धीरे धीरे 20th सेंचुरी में जाके थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। अदरवाइज स्टार्टिंग में तो सर हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो फेमस थी उसी को प्योरली क्या किया गया, डिके किया गया। ये भी थोड़ा बहुत जब ये अपने फैमिली ओन्ड बिजनेस टाटा अंबानी अडानी जो आए हैं, धीरे धीरे करते करते लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ, अदरवाइज स्टार्टिंग से हमारा लेवल कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट इज, देयर वर हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन चाइना। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे सर इंडिया में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज नहीं थी, प्योरली कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स बनाओगे सर उससे थोड़ी तरक्की होगी, मेन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बनाओ, जैसे मशीनरी बनाओ। अब अभी भी स्टिल इंडिया में, या अगर नॉर्मली बात करें जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जर्मन कंट्री है या चाइना है, ये अपने आप में फेमस क्यों है, क्योंकि सर ये मशीनरीज बनाते हैं, ये कैपिटल गुड्स बनाते हैं रादर देन कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी बना रहे हैं बट मेन फोकस इनका किनके ऊपर है, कैपिटल गुड्स को बनाने। कैपिटल गुड्स बनाओ ताकि नेक्स्ट ऑन प्रोडक्शन कितनी ज्यादा इंक्रीज हो। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप कोई नया प्लांट लगाने की सोचते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाने की सोचते हैं, तो यहाँ पे सर मशीनरी अवेलेबल ही नहीं होती, लेटेस्ट मशीनरी अवेलेबल ही नहीं होती, सारी की सारी बाहर से आपको क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये कारण क्या है सर? कारण ये है ऑल ओवर इंडिया मेन फोकस कंज्यूमर गुड्स को बनाने पे है, कैपिटल गुड्स के ऊपर कोई मेहनत ही नहीं कर रहा। बहुत लिटिल बिट, बहुत कम टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं जिसकी मशीनरी इंडिया में ही अवेलेबल हो जाए, अदरवाइज जितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, सबकी सब मशीनरीज जो हैं फॉरेन से क्या होती हैं, इंपोर्ट होती है। एंड प्लस इवन फॉरेनर आते हैं इंडिया में उन फैक्ट्रीज को, इन मशीनरीज को इंस्टॉल करने के लिए। तो वही है सर, कमी तो अपन ने खुद रखी हुई है कि अपन कैपिटल गुड्स बनाने की बजाय कंज्यूमर गुड्स की ओर ज्यादा फोकस्ड है। आगे, यस, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज industry produce goods like machines and industrial plants which are used for further industrialization। वही बात आ गई ना, जो चीज आपको बनानी चाहिए थी मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर वो चीज आपने प्रोड्यूस ही नहीं करी, आपका फोकस ही कुछ और था। एक कारण ये भी था जो आपकी ग्रोथ है वो बिल्कुल नोशनल रहने का। आगे, कंट्रीब्यूशन टू, यस प्लीज, contribution to the new industrial sector in gross value added, हाँ, GVA or gross domestic product, GDP of the economy remained extremely low। वही बात आ गई ना सर, जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका सर, जब कंज्यूमर गुड्स बनाओगे, कंज्यूमर गुड्स जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, बट अगर कैपिटल गुड्स बनाओगे, कैपिटल गुड्स की वैल्यू तो क्या होती है, हाई होती है।
मशीनरीज की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो जितनी ज्यादा मशीनरीज बनाओगे, कैपिटल गुड्स बनाओगे, अल्टीमेटली सर, अल्टीमेटली आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी क्या होगा, ज्यादा। तुम बना रहे हो छोटी मोटी चीजें सर, नॉर्मली जो कंज्यूमर गुड्स हैं। क्लियर? यस, द स्टेट पार्टिसिपेशन in the process of modern industrialization was limited. और दूसरी बात, गवर्नमेंट का भी तो सर कम ही इंटरेस्ट था। कितनी गवर्नमेंट इस काम के अंदर जाना चाहती थी, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। क्लियर? इट वाज कन्फाइंड ओनली टू द स्ट्रेटेजिक एरियाज। स्ट्रेटेजिक कौन से हैं सर? लाइक रेलवेज एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। उल्टा सर, इन्होंने जो फोकस करा, स्टेट की जो पार्टिसिपेशन थी वो स्ट्रेटेजिक एरियाज में ज्यादा थी। स्ट्रेटेजिक एरिया मतलब लाइक कम्युनिकेशन में, रेलवेज में। स्टार्टिंग में तो बीएसएनएल था, ये तो बाद में कंपनीज आई हैं। और रेलवेज तो आज भी किसके अंडर है सर? गवर्नमेंट के अंडर है। और उल्टा ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश प्रोडक्ट को कामयाब करने में क्या रहे, सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहे। क्योंकि कभी भी देखो, सिंपल सी बात, आज के टाइम में आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, आपको दो ही आइटम्स चाहिए। वन इज ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप बिजनेस करते हो, वन इज ट्रांसपोर्टेशन डिलीवर करने के लिए, नंबर टू कम्युनिकेशन, ऑनलाइन ऑर्डर एंड पेमेंट्स वगैरह रिसीव करने के लिए। मतलब आपको आज की डेट में सर फिजिकल प्लेस की नीड नहीं है। आज की डेट में बिजनेस करने के लिए फिजिकल प्लेस की नीड नहीं है। आप इवन घर बैठे बैठाए भी क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। चल ही रहा है। अब जैसे ये जोमेटो एंड ऑल जितने भी चल रहे हैं, अब इसके केस में क्या मेरे को अलग से कोई शॉप लेने की जरूरत है? नहीं सर, घर से बिजनेस करो। किसने कहा? ट्रांसपोर्टेशन है, डिलीवरी बॉय है, खुद आएगा सामान लेकर जाएगा। कम्युनिकेशन है, इंटरनेट की मदद से आप ऑर्डर ले पाएंगे, पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। बता तेरे को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं सर, सारा काम ही क्या है, ऑनलाइन है। समझे बात? तो अल्टीमेटली ये जो दो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, रेलवेज एंड आपका कम्युनिकेशन, ये उल्टा ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को ही क्या कर रहे थे, प्रॉपर वे से एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट इज आगे ब्रीफली इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ क्रक्स, फाइनली सर कंक्लूजन निकालने लगे हैं। क्लियर? कंक्लूजन कि अल्टीमेटली आप ये बताओ इंडस्ट्रियल सेक्टर की फाइनल पोजीशन क्या थी। मुझे तो मेन 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो पॉइंट करते हैं बैकवर्डनेस की ओर एंड लिमिटेड ग्रोथ की। मेरा तो मेन पॉइंट ये है। पहला सर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज, पढ़िए, Systematically destroyed by the British government. Yes. It was largely owing to the discriminatory. अब अगर नॉर्मली तुमसे पूछा जाए कि सर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके होना, डिस्ट्रॉय होना का मेन कारण क्या है? द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर? अच्छा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या था? क्या रीड करा? कि जितने भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ब्रिटिशर्स की फेवर में होते थे, वो तो सारे के सारे टैक्स फ्री होते थे। और वही इंडियंस का जो भी अल्टीमेटली फेवर में आइटम जाती थी, उसके लिए क्या लगाते थे वो? टैक्स। जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट करना, सर उसके ऊपर क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे। जबकि इंडिया से तो रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। क्यों? वो जाएगा कहां पे? ब्रिटिश कंट्रीज में। क्लियर? ब्रिटेन कंट्री में जाएगा। तो जो चीज अपने फायदे में थी ब्रिटिश के, उस पे तो टैक्स फ्री, उस पे तो कोई पॉलिसी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। और जो इंडिया के फेवर में होती थी, उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जाते थे। प्योर भेदभाव, पार्शियलिटी। क्लियर? नंबर 2 पढ़िए सर, मॉडर्न, उधर से चलो, इधर से आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो गई, पहला पॉइंट। किसके कारण? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के कारण। दूसरा, मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी, पढ़िए, showed a bleak expansion. ब्लीक मींस नोशनल। क्लियर? नोशनल, नाम की एक्सपेंशन। इट वाज बाय एंड लार्ज restricted to expansion of railways. It helped expansion of the Indian market for the British food. और ऊपर से सही बात रही कि अल्टीमेटली सर धीरे धीरे करते करते हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं कर पाई, और उधर से जो स्टेट की पार्टिसिपेशन थी रेलवे में लेकर या कम्युनिकेशन को लेकर, उससे ब्रिटिशर्स अपने प्रोडक्ट्स की मार्केट क्या कर चुके थे? एस्टेब्लिश कर चुके थे। क्लियर? नाउ उनको कंपीट करना अपने आप में बहुत ही क्या था? मुश्किल था ना सर। हमने वही बात है ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बचा पाए और ना ही मॉडर्न इंडस्ट्री को बना पाए। क्लियर? तीसरा, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री Which is the core of element of industrial growth was almost, और सर जो अपने आप में कोर एलिमेंट होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, वो तुम्हारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग करता था।
बिकॉज तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग किसकी करते थे, कंज्यूमर गुड्स की बनाते थे। एंड वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री जो कि हैंडीक्राफ्ट थी वर डिकेइंग, मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन्ड इन एन, क्या लिखा हुआ है, इन्फेंट स्टेज, वही स्टार्टिंग के स्टेज में, आपने कभी इसको ग्रो कर ही नहीं पाए प्रॉपर वे से। दिस अगेन पॉइंटेड टू, और यही मेन पॉइंट है जो पॉइंट करता है क्या, बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद लिटल और नो एविडेंस ऑफ डायनामिक चेंज। अगर संभालने की बात होती, अगर आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डाउन जा रही थी तो आपने मॉडर्न इंडस्ट्री को ग्रो क्यों नहीं करा, आपने कैपिटल गुड्स बनाने का टारगेट क्यों नहीं लिया। सर छोटी सी ग्रोथ के साथ वही बात है, तुम डिस्ट्रैक्टेड थे। डिस्ट्रैक्टेड अबाउट व्हाट सर, आपसे धक्के से फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन करवाकर आपसे कैश क्रॉप्स बनवाई जाती थी, आपसे रॉ मटेरियल बनवाया जाता था। हमारा सर नेक्स्ट आगे दिमाग ही नहीं काम करा कि अपन मॉडर्न इंडस्ट्री भी ग्रो कर सकते हैं, कि अगर मशीन मेड गुड्स का रिवाज है, अगर इंडियन मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की मार्केट है, क्लियर, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल होते हैं ड्यू टू, क्योंकि वो मशीन से बने हुए, तो अपन मशीन लगा लेते, हम कौन सा मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे। तो सर कहीं ना कहीं ये प्योर हमारी फेलियर रही है, प्लस प्लस जो रिप्रेजेंट करती है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे कितनी बैकवर्ड थी। क्लियर, नेक्स्ट इज, चलिए सर नेक्स्ट नंबर थर्ड, अब बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। वैसे हल्का सा टॉपिक आपका हो चुका, फॉरेन ट्रेड में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा होता है सर, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। मोर और लेस आपको पता है, अगर मैं वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करूं जो आगे रीड करने वाले हो, सर हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट था वो तो ऑलमोस्ट क्या हो चुका था, बंद। क्लियर, अच्छा रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था वो पूरा जोरों शोरों पे था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए ब्रिटेन कंट्रीज में लेकर जाते थे। क्लियर, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन, ये भी सर प्रॉपर था। क्लियर, अगर नॉर्मल सेंस में देखें, हम तो सर बेसिकली अपनी जो वेल्थ है उसको क्या कर रहे थे, ड्रेन कर रहे थे। वेल्थ को ड्रेन करने का मतलब क्या है, अल्टीमेटली चलो मानना ब्रिटिशर्स ने हमसे रॉ मटेरियल लिया, हमें उसके क्या दिए, पैसे, बट वही पैसा अपना सामान हमें दोबारा सेल करके दोबारा फिर वापस ले गए, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा ना सर। हमने तो अपनी इंडस्ट्री भी खोई, अपना पैसा भी खोया, अपनी मार्केट भी खोई, और जो हमारी मार्केट डोमेस्टिक लेवल इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी थी दोनों से ही गई। हमारा तो सर फॉरेन ट्रेड किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया, और उसका कारण तेरे सामने। क्लियर, कारण क्या था, मेन जिसके कारण हमारी इज्जत थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के कारण, वो आपने बंद करवा दी। रॉ मटेरियल सारा उठा उठा के कहां पे ले गए, फॉरेन कंट्रीज में, और अपना ही माल बना के इंडिया में हमें ही क्या कर गए, सेल कर गए। तो एक कंट्री जिसके इंपोर्ट्स ज्यादा हो, एक्सपोर्ट्स कम हो, तो नेचुरली सर उसका फॉरेन ट्रेड तो किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। हमें तो उल्टा बैलेंस क्या चाहिए होता है कि सर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो, इंपोर्ट्स क्या हो, कम हो। यहां पे तो सिचुएशन ही उल्टा कर रखी है। लाइक पढ़िए, इंडिया हैज एक्वायर्ड in the area of foreign trade since ancient times. Yes. The Romans used to call India the skin of world. Sink, the sink of world's bullion, मतलब किसी टाइम पे ना ये लाइनें कही जाती थी कि मतलब वर्ल्ड्स बुलियन, द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन इंडिया है, मतलब इतना पैसा काइंड ऑफ, बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इट। वो तो पता ही है सर, जैसे मैं नॉर्मली पहले हिंदी में नहीं कहता सर भारत एक सोने की चिड़िया, वो लिटरली बातें किसी टाइम पे सच थी, बिकॉज जितना पैसा जितना सिस्टम हम लोगों के पास यहाँ पे था, ये सारा ब्रिटिश रूल आने के बाद बिल्कुल ही क्या हो गया सर, खत्म हो गया। और उसकी भी कुछ वजह रही है। क्लियर, आप डीप रूट नहीं जाना चाहते, हिस्ट्री में बैकग्राउंड इतना नहीं जाना चाहते, हम खुद ही लुटे हैं सर ब्रिटिशर्स के हाथ। क्लियर, वही है ना, जब आप देख सिंपल सी बात, अपने आप को जब इंफीरियर समझना शुरू कर देते हैं देन दैट ऑफ सामने वाला पर्सन, तो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर पैर जमाएगा ही जमाएगा। आपा किस बात के लिए इंफीरियर थे, आपा वही है ना, नए कल्चर को देखकर आपा डरते रहे कि पता नहीं इनके वेस्टर्न कल्चर में क्या है, ये तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो है, अपने आप को इंफीरियर समझने लग गए, इसीलिए तो वो अपने पे राज कर गए, इसीलिए तो वो अपने पे इतने साल चला गए। नहीं कोई रूल कर जाए तो सब पॉसिबल नहीं था। और बीच में हमारे जो लीडर्स आगे होते हैं, पॉलिटिशियंस आगे होते हैं, मेन सर पावर का रोल है, जिसके पास पावर थी वो अल्टीमेट क्या कर गया, रूल कर गया।
ब्रिटिशर्स ने देखा स्टार्टिंग में जब आए होंगे, जब उनको दिखा होगा कि ये हमारी मार्केट बन सकती है, यहां हमारी चल सकती है, तभी ब्रिटिशर्स रूल कर गए। और वो भी कोई कारण तो रहा हो। अब हमने कौन सा सर पहले राज पिछले जन्म का देखा है कि क्या था क्या नहीं, अपने को कुछ नहीं पता। क्लियर, पढ़िए। यस, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, India was a well-known exporter of niche goods. yes, such as fine cotton, silk, textile, iron goods, wooden goods, ivory work and precious stones, mainly precious stones। जितनी खदानें हैं, जितनी माइंस हैं, वो सारी कहां पे? अपने इंडिया में। ये तो बहुत फेमस हैं। जितने भी प्रीशियस जेम स्टोन्स हैं, ये तो सर सारे के सारे एक्सपोर्ट होते थे यहां से। क्लियर। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ सिर्फ नेट एक्सपोर्टर ऑफ किसका? रॉ मटेरियल, एंड बिग इंपोर्टर ऑफ किसका? फिनिश गुड्स। मतलब जो सिचुएशन थी बिल्कुल रिवर्स कर दी। कहां तो हम बना बनाया फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, कहां सिर्फ क्या करने लग गए? रॉ मटेरियल। और ऊपर से जो फिनिश गुड्स हमारे इंडिया में ही बनते थे, और वही फिनिश गुड्स ब्रिटेन कंट्री के द्वारा बने हुए इंडिया में इंपोर्ट करके हम क्या कर रहे थे? परचेज कर रहे थे। तो बिल्कुल ही सिचुएशन आपने क्या कर दी? रिवर्स कर। आगे, यस, इट वाज ऑल ड्यू टू दैट, बार बार एक वर्ड आ रहा है, कारण इन सबके पीछे एक है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वही ना सर, रूल करते थे, प्योरली डिस्क्रिमिनेशन थी, भेदभाव था। क्लियर। और यही कारण रहा है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के डूबने का, प्लस फॉरेन ट्रेड के नेगेटिव जाने का। आप एक चीज सोचो, इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही तो फॉरेन ट्रेड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका करोगे? जो इंडस्ट्रीज में बनेगा। जब इंडस्ट्रीज में बनेगा ही नहीं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका करोगे? क्लियर। तो ये दोनों सेक्टर में कॉमन रीजन एक आया, वन इज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। आगे, स्टेट ऑफ India's foreign trade at the time of independence can be described in terms of following. Yes, please. Number one, net exporter of raw material and importer of finished goods. Yes. Exploitative, underline, colonial policies of trade and tariff. India became क्या? सिर्फ net exporter of raw material and primary products like raw silk, cotton, wool, jute, indigo, sugar, etc. सिर्फ कच्चा पदार्थ, प्राइमरी प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ कच्चा पदार्थ यहां से जाता था। बनता कहां पे था? ब्रिटेन फैक्ट्रीज में, वहां पे उन कंट्रीज में। क्लियर। आगे, एट द सेम टाइम इट बिकेम नेट इंपोर्टर ऑफ क्या? फिनिश गुड्स। एंड सर, उस रॉ मटेरियल की मदद से जो ब्रिटिश कंट्री में प्रोडक्शन होती थी, वो सारा का सारा माल इंडिया में क्या किया जाता था? इंपोर्ट। और इंडिया में ही क्या किया जाता था? सेल। अच्छा, पहले रॉ मटेरियल परचेज करके पैसा दे गए, फिर अपना ही प्रोडक्ट बेचकर वो पैसा फिर ले गए। तो अल्टीमेट सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, और माड़ी मोटी जो ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री की होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल ही तुमने क्या कर दी? डेड कर दी। क्लियर। यस, आगे, कौन सी परचेज? क्यों? पैसे थोड़े बहुत तो होते थे। जब आपको कैश क्रॉप्स देने स्टार्ट करे, जब आपसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, देन वो पे तो अच्छा करते थे। फिर वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते थे वहां पे? इन्वेस्टमेंट भी उसमें जमींदारी सिस्टम में तो चला जाता था। थोड़ा बहुत मेरी डिमांड्स को पूरा करने के लिए मेरे पास बचते थे। अब मैं सर्वाइवल करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो पहले तो सर्वाइवल आएगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी वर्ड आएगा। तो फिर वो सर्वाइवल के लिए इनके पास पैसे हो, फिर सर्वाइवल के लिए सिर्फ खाना पीना जरूरी है क्या? अदर डिमांड्स फार्मर्स कहां से खरीदते थे? जो उनके पास कैश क्रॉप्स होती थी, जो पैसा उनके पास आता था, इसके दो पार्ट से थे ना, या तो वो जमींदार को चला जाता था रेंट उसमें से, बाकी जो पैसा बचा वो किस कहां जाता था? मार्केट में जाता था। मार्केट में जितने फिनिश प्रोडक्ट आते थे, कोई मान लो कॉटन कपड़ा आ रहा है, कोई शूज आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, क्लियर, जो तुम लोग पहले इंडिया से ही, डोमेस्टिक मार्केट से ही परचेज करते थे। बट वही बात है ना सर, इंडिया की जो चीज होती थी वो मैन मेड थी, बट ब्रिटिशर्स की जो प्रोडक्ट बनकर आता था वो कौन सा था? मशीन मेड था। तो क्वालिटी वाइज भी, रेट वाइज भी। तो अल्टीमेटली ये जो पैसा यहाँ पे सरप्लस थोड़ा बहुत जो भी बचता था आपके पास, फार्मर्स के पास, पहली बात इन्वेस्ट करने लायक तो बचता ही नहीं था। एंड जो बचता भी था तो पहले सर्वाइवल मेरा आगे आएगा, फैमिली की नीड्स पहले आएंगी ना, इन्वेस्टमेंट तो बाद में आएगी। एंड सर वही बात, ये पैसा भी अल्टीमेट कौन ले गया दोबारा? फिर
मानना रॉ मटेरियल तुमने परचेज करा, पैसा दिया, बट बाद में यही पैसा फिनिश गुड सेल करके हमसे फिर ले, हमारे पास तो क्या बचा, कुछ भी नहीं सर, ये पॉइंट। यस, अवर इंपोर्ट्स इंक्लूडेड कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स। देख क्लॉथ्स वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्लॉथ्स। तुमने भेजा था सिर्फ कॉटन, वूल, जूट, रॉ फॉर्म, वहां से बनकर कपड़े आते थे, क्लियर। And besides, several type of capital goods produced in England. Clear? So composition of exports and imports reflected utter backwardness of the Indian economy. वही बात है ना, हमारे पे तुम बार बार बोलते जा रहे हो कि सर बैकवर्ड थे, बैकवर्ड का कारण भी तो देखो ना क्या था, प्योरली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। क्लियर। अब नेचुरली आज की डेट में तो डिस्क्रिमिनेशन कौन सहता, कोई भी, क्लियर, अल्टीमेटली, बट उस टाइम पे वही था, रूलिंग कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो चलनी तो उनकी है ना, हमारे कौन सा यहाँ पे किसी की चलती थी। ओके, नेक्स्ट इज मोनोपोली कंट्रोल। और इंडिया में जो भी फॉरेन ट्रेड होगा, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, उसकी प्योर मोनोपोली किसके पास थी, मोनोपोली कंट्रोल किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास। मतलब इंडिया में क्या आएगा, इंडिया से क्या जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो सर वो नेचुरली जब ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे तो ब्रिटिशर्स तो अपनी फेवर में करेंगे, वो इंडिया के बारे में थोड़ी सोचेंगे। पढ़िए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल exports and imports of the country came under monopoly control of the British government. In this context, two observations are critical significance. पहला, sir, more than 50% of India's foreign trade, मतलब इंडिया का जिनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, मोर देन 50% तो किसके साथ था, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, मतलब अपनी ही कंट्री के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। नहीं तो सर एक बात बताओ, कल ही ब्रिटेन कंट्रीज थोड़ी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड और भी तो कंट्रीज हैं। कहते सर होएगा कैसे, समझ नहीं रहे बात, हमारे ऊपर रूलिंग कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो मोर देन 50% जो ट्रेड था वो तो प्योरली किसके साथ था, इसी कंट्री के साथ था। आगे, द रेस्ट ऑफ ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, और थोड़ा बहुत चाइना, सिलोन मतलब श्रीलंका, पर्शिया, इनके साथ सर थोड़ा बहुत हमारा ट्रेड रहा हो, अदरवाइज मैक्सिमम जो ट्रेड था वो हमारा किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ। आगे, द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन over India's foreign trade इंटेंसिफाइड आफ्टर द ओपनिंग, और जब से इन्होंने स्यूज कैनाल जो 1869 में, याद रखने वाली लाइन अंडरलाइन सर, स्यूज कैनाल जो 1869 में यहां पे बनाई गई, इससे तो सर अल्टीमेटली इनका और काम आसान हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनके थोड़े और इजी हो गई। लास्ट पेज पे साइड पे बॉक्स गिवन है आपके पास, स्यूज कैनाल एंड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट्स, इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्लियर, पढ़िए जी। इट इज एन आर्टिफिशियल waterway running from north to south across isthmus of Suez in north ईस्टर्न इजिप्ट, मतलब इन्होंने सर नदी, जैसे कहते हैं ना आर्टिफिशियल वाटरवेज, जस्ट फॉर अपने पर्पस के लिए कि हम लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, अपने पर्पस के लिए इन्होंने क्या बना दी वहां पे, प्योर एक वाटरवेज लॉन्च कर दी, कैनाल, क्लियर, एक कैनल बना दी वहां पे। यस, द कैनल प्रोवाइड्स द डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन European or American ports and ports located in South Asia, East Africa and Oceania by removing the need to sail around Africa। जो आपको मतलब अल्टीमेटली अफ्रीका से होकर जाना पड़ता था, वो सारा रूट ही आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। मतलब डायरेक्टली प्योर अपने ट्रेड के लिए, अपनी मदद के लिए आपने अपनी ही कैनाल वहां पे लॉन्च कर दी 1869 के अंदर। जो यूरोपियन पोर्ट्स, अमेरिकन पोर्ट्स, क्लियर, जो कि साउथ एशिया या ईस्ट अफ्रीका में थे, जो अफ्रीका से रूट आपको लेना पड़ता था, वो बिल्कुल ही कट करके डायरेक्ट रूट आपने क्या कर लिया, अपना ही बना लिया। तो सर ये तो फिर वही बात है, जब चलती ही तुम्हारी है तो जो मर्जी करो। क्लियर, आगे सर, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 significantly reduce the cost of transportation of goods between Britain and India। कॉमन सेंस है, जहां पे तुम्हारा पहले इनडायरेक्ट रूट था, अब आपका रूट क्या हो चुका था, डायरेक्टली, तो आपकी कॉस्ट कटिंग तो होएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बचेगी, और जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी आपका प्रोडक्ट और प्रॉफिटेबल होगा। फिर तो सर आप मतलब अल्टीमेटली आपने रास्ता ही बना लिया कि इंडिया का जितना फॉरेन ट्रेड होगा प्योरली हमारी ओर से कंट्रोल होगा। नेक्स्ट इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन in transport cost promoted the control of India's foreign trade by the British government।
सॉरी इस वजह से आपके पास प्योर मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है। क्लियर? मतलब अगर आप रीजन लिखना चाहो साइड बाय साइड, फर्स्ट लिख ये फर्स्ट पॉइंट पे जहां पे भी आपके पास स्पेस है, क्लियर? यहां पे लिख रीजन। सर इसका रीजन क्या था? रीजन देखिए, डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर? एंड मोनोपोली का रीजन ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल इन 1869। डायरेक्ट रूट, हल्का सा हिंट याद रखने के लिए कि जो आपका डायरेक्ट रूट बन गया था उसके कारण आपको ये काफी सारी क्या मिली, हेल्प मिली। आगे चलिए, ये लिख लीजिए यहां तक। द रीजन क्या था? ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल इन 1869, दैट इज डायरेक्ट रूट। आगे बढ़िए जी। सर व्हाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ primary products which is raw materials from India supplied inputs to the British industry and imports of finished goods from Britain provided a huge market to the British industry। मतलब सर वही बात है ना, हमसे ही रॉ मटेरियल लेकर हमें ही अपना प्रोडक्ट बनाकर क्या कर गए, सेल कर गए। तो सर ये तो प्योरली इंडिया की वेल्थ की ड्रेनेज थी। जो पैसा इंडियन मार्केट में रहना चाहिए था, इंडिया में बनकर इंडिया में ही सेल होनी चाहिए थी, वो चीज बन कहां पे रही है? पहली बात तो ब्रिटिश कंट्रीज में, जीडीपी रेट उनका हाई हुआ, हमारा डाउन गया। दूसरी बात, वो प्रोडक्ट हमें ही सेल करके अपना फॉरेन ट्रेड अच्छा कर गए, हमारा नेगेटिव कर। क्लियर? तो फाइनली एक बॉक्स के अंदर इन्होंने टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि बैकवर्ड ये क्यों था। ऑलमोस्ट रिपीटिंग पॉइंट। पहला, कॉलोनियल पॉलिसी of the British government resulted in a monopoly control of सर एक तो तुम्हारी जो कॉलोनियल पॉलिसी थी वो मोनोपोली कंट्रोल को लेकर आई, पहली बात। दूसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू बी बिटवीन, सिर्फ किसके बीच में? इंडिया एंड ब्रिटेन। दूसरी कंट्रीज के साथ कोई लेना देना नहीं था। क्या तो गया? मोर देन 50%। क्लियर? लिखना चाहो यहां पे लिख सकते हो मोर देन 50%, कि सर मोर देन 50% जो आपका ट्रेड था वो तो किसके साथ था? ब्रिटेन कंट्रीज के साथ था। नेक्स्ट इज इंडियाज एक्सपोर्ट्स provided raw material to the British industry while India's import provided a huge market for the British industry। तो आपको लगता है इस पॉइंट में हम दोनों जगह ही सिर्फ किसके लिए काम कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल वो उनके लिए बना रहे हैं और अपनी मार्केट खत्म करके, अपनी डोमेस्टिक मार्केट खत्म करके ब्रिटिशर के प्रोडक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो सर वो तो दोनों तरफ फायदे में रहे। सो दीज आर दी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैकवर्ड इकोनॉमी। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट द ब्रिटिश। पढ़िए जी। सरप्राइजिंगली during the British regime means structure, rule। Clear? During the British regime our exports exceeded our imports। हाँ। It implied a surplus of balance of trade। बिल्कुल। This बट surplus- क्या आपने ये जानने की कोशिश करी है सरप्लस ट्रेड किस चीज का था? आपने क्या कहा? अवर एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड अवर इंपोर्ट्स। बट एक्सपोर्ट्स किसके हो रहे थे? रॉ मटेरियल के। और इंपोर्ट्स किसके हो रहे थे? फिनिश्ड के। तो सर मेन चीज तो वो एक्सपोर्ट करके ले गए ना, जिसके कारण इंडिया में क्या होनी थी? प्रोडक्शन होनी थी। सारा का सारा रॉ मटेरियल उठा के कहां पे ले गए? फॉरेन कंट्रीज में ले गए। जबकि वही फिनिश्ड गुड्स मैं भी तो बना सकता था यहाँ पे। पढ़िए, दिस सरप्लस वाज ओइंगली लार्जली टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट ऑफ किसका? प्राइमरी गुड्स। अंडरलाइन द वर्ड लिखे यहाँ पे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहते सर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपको शायद ये समझ में आया होगा कि अवर एक्सपोर्ट्स एक्सीड करते थे अवर इंपोर्ट से। ये भी तो जान लो एक्सपोर्ट किस चीज का होता था। अगर सरप्लस ट्रेड भी था, एक्सपोर्ट तेरे ज्यादा भी थे, तो एक्सपोर्ट है भी किसका था? रॉ मटेरियल था। जब बेसिक चीज ही तुमसे छीन ली गई, ब्रैकेट में देख क्या लिखा हुआ है? नॉट दी क्या? इंडस्ट्रियल गुड्स। फिनिश गुड्स थोड़ी थी, इंडस्ट्रियल गुड्स थोड़ी थी। प्राइमरी प्रोडक्ट ले गए और अपनी कंट्री में बनाकर हमें ही वो वहां पे क्या कर गए? सेल कर गए। पढ़िए, विच इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सर एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स होना अच्छी बात है, बट एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल गुड्स का होना चाहिए, प्राइमरी गुड्स का थोड़ी, प्राइमरी प्रोडक्शन का थोड़ी। प्राइमरी प्रोडक्शन तो रॉ मटेरियल है जो प्रोडक्शन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तुम उल्टा क्या कर रहे हो? प्राइमरी प्रोडक्ट्स ही बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, जबकि देने कौन से चाहिए थे? इंडस्ट्रियल। मेरी मर्जी तो चलनी नहीं थी ना सर, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। हमारा कौन सा नहीं मन था? और ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी कौन सा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फेमस नहीं थी? बताओ, सब कुछ था। बट सर सारा का सारा सिस्टम ही एक्सप्लॉइट किसने करा? इन्होंने करा। आगे, डिस्पाइट
The surplus trade supplies of several essential commodities like food, हाँ। grains, clothes remain deficient in the domestic market. बिल्कुल सर। और डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड होने के बाद भी क्लियर, जो आपकी एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई है जैसे फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स, ये फिर भी सर हमारे यहाँ पे डेफिशिएंट थे। क्यों? मेजर तो कौन ले जाते थे? ब्रिटिशर्स। तो हमारे यहाँ पे बचता ही था। हमारे तभी तो कहते थे कि हमारे तो सर सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी नहीं बच पा रहा, हमारे तो सर्वाइवल के लिए नहीं बच पा रहा। आप कह रहे हो कि आगे नेक्स्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करने की बात। क्लियर? द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड, पढ़िए, for growth and development of the country. Instead, it was used to meet, clear, और जितना ट्रेड सरप्लस होता था, मतलब जितना एक्स्ट्रा सरप्लस करके आता भी था पैसा, पढ़िए, वो भी कहां पे यूज होता था? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो भी अपने ही काम ले गए, वो भी अपने ही काम ले गए। तो कुल मिलाकर सर इंडियंस को उनकी मेहनत के बदले में क्या मिला? कुछ भी। हमें तो एक्सप्लॉयटेशन मिली अल्टीमेट। वही तो कारण बता रहा है कि सर इंडिपेंडेंस के टाइम ये आपके हालात थे कि अगर कुछ सरप्लस ट्रेड भी था तो वो सरप्लस ट्रेड प्योरली ब्रिटिशर्स की फेवर में था, और अगर जितना ट्रेड सरप्लस करके पैसा आता भी था वो ब्रिटिशर्स खुद ही खा जाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में या वॉर के एक्सपेंसेस को मेट करने में सारा का सारा पैसा उसमें चला जाता था। आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस led to a huge drain of wealth Yes. from India. It compounded the backwardness of Indian economy. एक साइड पे बॉक्स गिवन है, drain of India's wealth। पढ़िए जी। Huge administrative expenses were incurred by the British government to manage their colonial rule in बिल्कुल सर, India. पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉलोनियल रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए, बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या किया जाता था? पे आउट किया जाता था। जैसे आज भी लगा लो सर, अपने इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लाइक जैसे पुलिस वालों का खर्चा, डिफेंस का खर्चा, सबका लगा लो, बहुत मोटा एक्सपेंडिचर अपने बजट का एक अलग पार्ट इसमें जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ऑल ओवर इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? तो अल्टीमेटली सर जैसे लॉ एंड पीस को मेंटेन करना, क्लियर, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां पे जितना एक्सपेंडिचर आज की डेट में हो रहा है वो भी तो सारा आपका बजट में से जा रहा है, अपनी जेबों में से जा रहा है। क्लियर? यस, पढ़िए। ऑल्सो ह्यूज एक्सपेंसेस वर इंकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइट वॉर्स इन परस्यूट ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। वही ना, अपनी चलाने के चक्कर में जंग होती, लड़ाई होती, लड़ाई का जितना खर्चा होता वो भी सारा यहीं से जाता, सारा रिकवर करते यहाँ से। Next is, and all these expenses were borne by Indian exchequer, और सारा झेलना किसको पड़ता था? इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियन एक्सचेकर। क्लियर? यस, दिस इंप्लाइड अ ड्रेन ऑफ क्या? इंडिया से। कुल मिलाकर ना सर, कुल मिलाकर हम अपने इंडिया की वेल्थ क्या कर रहे थे? लूज कर रहे थे, खत्म कर रहे थे, और वो भी किसके हाथों? ब्रिटिशर्स के हाथों। क्यों? उस टाइम पे सर वही बात है, रूलिंग पार्टी कौन थी? ब्रिटिश। क्लियर? तभी तो नेक्स्ट ऑन पॉइंट में, नेक्स्ट ऑन टॉपिक में आपसे नेक्स्ट ईयर का सिनारियो पूछेगा कि आगे बताओ सर, चलो मानना 1947 में आपकी ये पोजीशन थी, नेक्स्ट 40 इयर्स में आपने क्या किया? ये तो आप अब तक तो बुराई ही बता रहे हो कि ब्रिटिशर्स ऐसे थे, वो तो मानते हैं सर, वो तो स्टार्टिंग से कहते हैं कि वो तो एक्सप्लॉयट करके गए, बहुत गलत करके गए, बट कुछ फायदे भी करके गए, कुछ फायदे भी करके गए। तो यही तो अप्रेजल कर रहे हैं सर, एक इवेल्युएशन कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम आपकी इकोनॉमी के क्या हालात। लाइक आगे बढ़िए। यस, फाइनल बॉक्स, सरप्लस जनरेटेड एज Balance of trade was only spent to meet administrative and war expenses. दो याद रखना, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड दूसरा वॉर एक्सपेंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। क्लियर? दीज एक्सपेंसेस लेड टू, और यही एक्सपेंसेस के कारण वर्ड आपका क्या आया सर? Huge drain of wealth as it was not used for investment। ये कौन सा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है? तो उल्टा खर्चा हो रहा है। क्लियर? एंड कंसिक्वेंटली poverty and backwardness were elevated। वो तो फिर रहेंगी सर। इन्वेस्टमेंट होती, अगर ट्रेड सरप्लस होता और अपने इंडिया में वो पैसा इन्वेस्ट होता, फिर तो सर फायदेमंद था, फिर तो फायदेमंद था। फिर तो क्या था कि नेक्स्ट ऑन वो पैसा आगे इनकम जनरेट करता, लोगों की इनकम को इंक्रीज करता, पॉवर्टी भी धीरे धीरे क्या होती? दूर। बट वो पैसा इन्वेस्ट होने की बजाय
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जा रहा है, वॉर एक्सपेंसेस को रिकवर करने में जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का तो नाम ही नहीं। और सर इनकम इन्वेस्टमेंट से ही जनरेट हो, पैसा इन्वेस्ट होगा तभी तो कुछ इनकम आएगी, बट सर वो तो नामो निशानी नहीं, अपने ही खर्चे पूरे करने पे लगे। और उसका कारण क्या था? मोनोपोली तुम्हारे अंडर थी, मोनोपोली तुम्हारे पास थी। क्लियर कि इंडिया का जितना फॉरेन ट्रेड है वो प्योरली कौन डिसाइड करेगा? प्योर ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया एंड ब्रिटेन। मोर देन 50% तो आपकी कंट्री के साथ ही था, दूसरी कंट्री को देते भी थे तो कितना सर, बहुत लिमिटेड सा, उससे क्या पूरे इंडिया का घर चलेगा क्या? क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे नाउ ये भी सर अच्छा पॉइंट, एक अलग कॉन्सेप्ट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है सर? इसमें मतलब काफी सारे फीचर्स जो आप रीड आउट करेंगे इस प्रोफाइल के, यहां पे ये रिप्रेजेंट करेंगे कि आपकी कंट्री उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड थी या नहीं थी। उसमें से कुछ पॉइंट्स पढ़िए। डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल exhibited all features of stagnant and backward economy. पहला ये नाम क्या कहता है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। साफ कह रहे हैं कि आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल प्योरली क्या रिप्रेजेंट करती थी कि आपकी जो कंट्री की इकोनॉमी है ना वो बिल्कुल स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड है। क्लियर? कहता जी वो कैसे? Here we will focus on the following parameters. इसमें पैरामीटर याद रखना डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कौन कौन से पॉइंट्स, लाइक पहला बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्लियर? यस प्लीज। birth rate, both birth rate and death rate were very high, nearly 48 and 40 per thousand respectively. High birth rate and high death rate suggest a state of massive poverty in the country. सर पहले के टाइम पे ना वही बात है, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, इनको कौन सा इंडियंस की कोई वैल्यू थी? इनको ये था काम करवाओ, एक्सप्लॉयट करो, मरते हैं तो मरे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जस्ट इनकम चाहिए। क्लियर? तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन रेट था ना, जो बर्थ रेट था, वो आपका क्या था? क्वाइट हाई। क्योंकि फैमिलीज को यही नहीं पता होता था कि मान लो अगर 4 या 5 बच्चे भी हैं तो इनमें से जिंदा कौन रहेगा, ये भी नहीं पता। क्लियर? जिस हिसाब से क्या चल रही है, एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। और धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में नॉर्मल फैमिलीज में, अगर अपन नॉर्मली अपने फादर्स के टाइम भी, मैं अगर अपने फादर्स की नॉर्मल बात करूं, क्लियर, तो अल्टीमेटली 4-5 ब्रदर सिस्टर नॉर्मल थे। ठीक है ना? या आपकी जनरेशन में तो शायद अलग बात है मे बी, अदरवाइज अगर थोड़ा सा बैक बात करें, जिनका 90s की लाइन में क्या हुआ, बर्थ हुआ, उन सबके अगर नॉर्मली आप चेकआउट करो 4-5 की रेशो ऑलमोस्ट उनके फादर्स की या मदर्स के लेवल पे बड़ी फैमिली काफी होती थी। अब तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी। अब तो जब बच्चे ही 2 हैं तो फैमिली कहां से एक्सपैंड करेगी? कितनी की एक्सपैंड करेगी? ज्यादा से ज्यादा एक ताया, एक चाचा, एक मामा, एक मासी, बस दैट्स इट। क्योंकि हर जगह ही रिस्ट्रिक्टेड हो चुका ना। पहले इतनी एक्सपैंड क्यों थी सर? आपकी मान लो जी 4 तो बुआ जी हैं, चाहे इतने चाचे, इतने ताए, इतनी बड़ी लंबी फैमिली, ये सर इसका कारण था ना, क्योंकि यही नहीं पता था, क्योंकि ब्रिटिश रूल था, इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं थी, प्योर एक्सप्लॉयटेशन थी, बहुत ही मतलब गुंडागर्दी थी, सिंपल सी बात कहूं तो। अल्टीमेटली यही नहीं पता था तुम में से कितने सर्वाइविंग होंगे। और दूसरी बात, डेथ रेट हाई था। डेथ रेट हाई होने का कारण क्या था? तुम्हारे यहाँ पे कौन सा कोई मेडिकल फैसिलिटीज थी? किसी को अगर कोई बीमारी लग भी गई, पहले तो पता ही नहीं लगता था कि बीमारी हुई क्या है, एंड जितने में उसका इलाज पता लगता तब तब बंदा ही चला जाता। तो अल्टीमेट सर डेथ रेट तो भी हाई था। तो कॉमन थिंकिंग थी कि अगर 5-6 बच्चे होंगे तो जाके इनमें से 3-4 शायद बचेंगे, 1-2 तो इन बिटवीन ही डेड हो जाएंगे। क्लियर? एक नंबर 2 पढ़िए जी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। सर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी उस टाइम पे क्या था? हाई। जिसका कारण क्या था? यस, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, दैट इज अंडरलाइन डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइफ बर्थ। अब ये मान लीजिए सर उस टाइम पे, अब पहली बात तो सर नन्ही सी जान, वो क्या बोलकर बताएगा? 1 साल से कम का बच्चा, 1 साल से कम का बच्चा, उसको क्या बीमारी है, क्या नहीं, कौन सी डिजीज है, क्या उसको प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं पाते, जिसके कारण उसके, अच्छा अब तो बेबी केयर फैसिलिटीज बहुत हो चुकी है, अब तो ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली हैंडल विद केयर हो जाती है। पहले के सब टाइम पे क्या था? पहले कोई जो डिलीवरी सिस्टम एंड ऑल थे, घर घर तो नॉर्मल था, ठीक है ना? वहां पे कौन सा कोई तुम्हारे मेडिकल फैसिलिटीज थी, कौन सा कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। घर पे ही बच्चों के बर्थ होते थे नॉर्मली। क्लियर? तो ऐसे केस में
मिस हैपनिंग्स होने के भी चांसेस बहुत है। बहुत सारे बच्चे, मतलब जो छोटे बच्चे भी नहीं कहूंगा सर, लेस देन 1 ईयर जो भी पैदा हुए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मींस डेथ रेट काइंड ऑफ, क्लियर, पढ़िए, वाज वेरी हाई, इट वाज अबाउट, उस टाइम की बात है 218 पर थाउजेंड मींस 1000 के पीछे 218 बच्चे क्या होते थे, डेड होते, जो कि प्रेजेंट आज की डेट में कितना है सर, 33 पर थाउजेंड। मतलब ये तो आज की डेट में आपने बहुत इंप्रूव कर लिया कि पर 1033 का डेथ रेट। क्यों होते हैं स्टिल सर कुछ ना कुछ केसेस ऐसे फिर भी, बट पहले से तो कितना इंप्रूव्ड है, 218 से आप 33 पे आए सर। कितने नंबर ऑफ टाइम्स, तकरीबन 7 नंबर ऑफ टाइम्स आप डाउन आ चुके हो देन दैट ऑफ अर्लियर, क्लियर, यस प्लीज। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और जितना सर ये मोर्टेलिटी रेट हाई होता है ना, ये एक साइन है किसका, पुअर हेल्थ केयर कनेक्टेड विद द एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी दिखाता है। पुअर, बिल्कुल सर, पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, तभी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा। नहीं क्यों सर इतना ज्यादा हो, सिंपल सा पॉइंट। नेक्स्ट इज साइड पेपर, पॉपुलेशन सेंसस, हाँ जी। Population census in India is getting an estimation of population size along with complete demographic profile। आपने कभी देखा जो आपके घर पे ये सेंसस काउंट करने आते हैं, पहली बार सेंसस पता है, हर 10 साल बाद जो सेंसस कैलकुलेशन, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन होती है कि इंडिया में एट प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है। जैसे एज पर लास्ट जो 2011 में हुआ था, 135 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में काउंट की गई थी। अब आफ्टर कोरोना पता नहीं क्या हुआ होगा, कितने कम हुए कितने ज्यादा हुए, तब से बर्थ रेट भी तो है सर 10 साल के बाद है। क्यों 2021 में होना था, बट वही कोविड के कारण वो सारा डिले कर दिया गया, पोस्ट। और वो सिर्फ काउंट नहीं करके जाते कि तुम्हारे घर में कितने 5 बंदे, वो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेके जाते। डिटेल्ड मींस सर उसमें काफी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, वो पूरा एक सर्वे चार्ट लेकर जाता है। क्लियर, मतलब ये सारी थिंग्स क्यों काउंट की जाती हैं, इंडिया का डाटा मेंटेन करने के लिए, एक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने के लिए, सो दैट हमें पता तो हो कितने लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अब आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, उसके बेसिस पे एक डाटा बनाया जाएगा, एंड वो डाटा प्रॉपर रिकॉर्ड होगा ताकि नेक्स्ट ऑन पॉलिसीज उनको देखकर बनाई जाए। ये चीज पढ़िए, इट वाज फर्स्ट कंडक्टेड अंडरलाइन अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1881। स्टार्ट कब हुआ था, 1881। सिंस देन इट इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी, क्या लिखा हुआ है, 10 ईयर, हर 10 साल बाद ये सेंसस की कैलकुलेशन करवाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इज, एक बार नीचे पहले ना पॉइंट्स पढ़ देंगे, ऊपर वाला बॉक्स बाद में पढ़ेंगे, पहले पॉइंट्स, क्या चीज ये करना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग है, तभी कह रहा हूं वो बाद में करवाऊंगा, पहले जस्ट एक बार पॉइंट्स कंप्लीट कर लें। सर नंबर 3 पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पढ़िए जी। life expectancy average life of a person was low as 32 years, but presently देखना कितनी लिखी हुई है, 69 years। ये ना करंट बुक लेने का फायदा है कि अल्टीमेट जो भी डाटा आपके पास गिवन होगा वो बिल्कुल प्रेजेंट टर्म्स में गिवन होगा, जो आपके सेशन के ऊपर क्या होगा, अप्लाई। क्लियर सर, एक चीज बताओ, पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो इतनी कम क्यों थी, 32 इयर्स की एवरेज लाइफ, सर एवरेज लाइफ मैक्सिमम मतलब 32 35, मतलब इसके आसपास ही होती थी। क्यों, क्योंकि सर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, कोई ना कोई बीमारी अगर लगती भी थी तो आपके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी जिसके कारण आपको क्योर किया जाए, बचाया जा सके, सर ऐसा कोई काम नहीं था। आज के टाइम में हर बीमारी का प्रॉपर इलाज है, एंड करते 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 चलो फिर भी अगर ज्यादा नहीं तो डिपेंड करता सर, डिपेंड करता कि आपको डिजीज कैसी है, अदरवाइज क्योर करने के पूरे आपके पास चांसेस होते हैं, एंड बाय मेडिसिन आप अपनी लाइफ क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर, जो बेसिकली सर आज की डेट में कितनी है, 69 इयर्स। पहले पढ़िए, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी reflects lack of healthcare facilities, ये रिप्रेजेंट क्या करती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का लैकिंग होना, वही तो है। पहले ऐसा क्या था जी, 32 थी सिर्फ, क्योंकि सर पहले के कोई है ना, कोई बीमारी लगती भी थी तो उसका कोई इलाज ही नहीं था। आगे नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस as well as lack of awareness as well as lack of means to avail them। ना सर हमारे पास कोई अवेयरनेस, हमें तो बीमारी तक भी नहीं पता होती थी,
बीमारी तक भी नहीं पता होती थी। और वैसे भी गांव गांव में कौन सा कोई डॉक्टर्स थे, सॉरी, गांव गांव में कौन सा कोई डॉक्टर्स थे पहले? वहां पे तो सर हकीम वैद्य हुआ करते थे, और जितना उनकी समझ में आता था, आज क्या हो गया, जितना उनकी समझ में आता था सर, अल्टीमेटली सॉरी, उतनी ही अल्टीमेटली ट्रीटमेंट वो कर पाते थे। क्लियर? नेक्स्ट इज पढ़िए, हाई मोर्टेलिटी रेट and low life expectancy are important social indicators of backwardness and poverty of the masses. यस, During the British rule, frequent famines and recurring epidemics. एपिडेमिक्स जैसे पेंडेमिक, अभी अपने कोरोना को नाम दिया गया था। क्लियर? ऐसे ही एपिडेमिक, कुछ ना कुछ बीमारियां जो रीअकर होती हैं, रेकरिंग, जो आती ही आती हैं, जैसे डायरिया एंड ऑल। क्लियर? ये कॉमन है। क्लियर? यस, प्लेग वर दी प्राइम कॉज बिहाइंड अ हाई मोर्टेलिटी रेट, और डेथ रेट का कारण भी यही कारण था सर। कुछ बीमारियां हैं जो अपने आप में मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंग टू वो रीअकरेंस होती ही होती हैं, हर साल आना या हर 4 साल बाद, 5 साल बाद वो आती ही आती हैं, ये कॉमन थी। क्लियर? नेक्स्ट इज वाइल्ड फेमाइन्स occurred largely due to droughts. बिल्कुल, Epidemics occurred due to द नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब जैसे ये टर्म्स तो अब बनी है कि सर ये डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आप अपना प्रिकॉशन करें। पहले किसी को क्या पता? पहले किसी को क्या पता था कि ये बीमारी है, इसको अलग से रहना होगा, और है सारे ही बीच में रह रहे हैं, और पता लगा जी पूरे गांव में बीमारी फैल गई। क्यों? नॉलेज नहीं था ना, अनपढ़ता थी सर। क्लियर? एजुकेटेड लोग नहीं थे। अब अगर अल्टीमेटली ये चीज नहीं पहले बताई गई होती कि सर बताने के बाद भी कोरोना का ये हाल है, क्लियर? कि मतलब कम्युनिकेबल, तो सर यही नहीं पता ना कि कहां से वो चीज हो। ये पॉइंट्स हैं, तो ये सर नॉर्मल पॉइंट्स रहे हैं, नॉर्मल पॉइंट्स रहे हैं। यस, एंड द लास्ट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी मींस एजुकेशन रेट। क्लियर? मेन वर्ड लिटरेसी रेट, referring to those who can read and write was less. अच्छा, सिर्फ रीड एंड राइट आपको पता होना चाहिए। एक लिटरेट पर्सन और एक एजुकेटेड पर्सन में फर्क है। लिटरेट पर्सन तो कौन है? जिसको पढ़ना सिर्फ पढ़ना लिखना आता है, पढ़ना और लिखना आता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज लिटरेट, मतलब समझ आए ना। बट जो एजुकेटेड पर्सन होगा सर, जिसको पढ़ना लिखना प्लस समझ भी आता है, नॉलेज भी जिसके पास है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एजुकेटेड। तो कभी अगर वर्ड यूज करना भी है तो वर्ड हम क्या यूज करते हैं सर? वी आर एजुकेटेड, नॉट लिटरेट ओनली। लिटरेट तो नॉर्मल सर, सिंपल सा एक छोटा सा बच्चा भी है जो पढ़ लिख सकता है, बट उसको समझ थोड़ी है। समझ किसको होती है सर? एक एजुकेटेड पर्सन को। ये चीज, दोनों में फर्क है। पढ़िए, वॉज लेस देन कितनी? अब सर वही बात है ना, 84% जनता तो तुम्हारी क्या है? बिल्कुल अनपढ़ है। अब जहां पे अनएजुकेटेड पीपल होंगे तो कॉमन सी बात है सर, वो सोशल बैकवर्डनेस को ही रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता ही कुछ नहीं है, और इसी कारण आप ब्रिटिशर से क्या फील करते थे? इंफीरियर, डाउन फील करते थे। पढ़िए, यस, रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, फीमेल लिटरेसी रेट, ये तो सर और भी डाउन था। पहले के जमाने में किस फीमेल को पढ़ने का मौका मिलता था? जस्ट उसको थोड़ा बहुत, पता नहीं भेजते भी थे नहीं, कईयों ने तो सर भेजा ही नहीं। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। वॉज स्टिल वर्ड्स, तो आज की डेट में भी वर्ड्स है, अबाउट सिर्फ कितना? 7%। दिस इंडिकेटेड क्या? ये जेंडर बायसनेस को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। जेंडर बायसनेस का मतलब क्या है कि सर जो मेल्स हैं उनको पढ़ने लिखने का, बाहर जाने का, घर से बाहर एजुकेशन लेने का प्रॉपर चांस मिलता है, बट सर फीमेल्स को स्टिल आज की डेट में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जहां पे ये बैकवर्डनेस को आज भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अपने आप में सर अच्छी बात नहीं है। क्लियर? चलो, एजुकेटेड होने का यही फर्क है। हम लोग आज की डेट में सर बहुत सारी फैमिलीज हैं जो मेल्स एंड फीमेल में, बॉय एंड गर्ल में फर्क नहीं करते। क्लियर? प्रॉपर इक्वल चांसेस हैं, क्लियर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, बट स्टिल सर इंडिया में बहुत सारे एरियाज आज भी ऐसे हैं जो अपने आप में इस बात को लेकर काफी वर्स सिचुएशन के। क्लियर? एंड द लास्ट इज, ऊपर एक बॉक्स हमने छोड़ा, पढ़िए जी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये 1 मार्क्स में काफी बार पूछा जा चुका है, जस्ट एक पॉइंट इसका, नॉट इतना बड़ा। क्लियर? यस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फॉलोइंग आर दी, और ये ना थोड़ा सा मतलब डाटा बेस्ड है,
जो ट्रांजिशन का मतलब चेंज को रिप्रेजेंट करेगा कि कैसे कैसे आपका चेंज आया। एंड एक यहाँ पे वर्ड आता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जहां से मतलब मेजर ट्रांजिशन आपको देखने को मिली। सबसे पहले फॉलोइंग आर दी सम नोटेबल पॉइंट्स रिलेटिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। क्लियर? नंबर 1 पढ़िए, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 याद रखना सर, 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ क्या? ग्रेट। नॉर्मल पूछा था 1 मार्क्स में, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज 1921। ऐसा क्या हुआ था 1921 में? पढ़िए सर, टिल 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट, मतलब फ्लक्चुएटिंग थी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कंसिस्टेंट नहीं थी 1921 तक। बट 1921 के बाद जो देखने को मिला वो एक कंसिस्टेंट अप्रोच मिली, और वो भी बढ़ते हुए मिली, कम नहीं मिली। पढ़िए, साइज ऑफ द पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीजिंग इन वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन द अदर। मतलब तेरा वो स्टार्ट कब हुआ था? 1881 में। सेंसस पहली बार कब हुआ था? 1881 में। 1881 के बाद 1891, क्लियर? 1901, 1911 और 1921 तक जो भी तेरे सेंसस हुए, सब में तेरे को कंसिस्टेंट नहीं, फ्लक्चुएटिंग मिली। कभी पॉपुलेशन ज्यादा होती, कभी पॉपुलेशन कम होती। बट उसके बाद पढ़िए, इट इज डिस्क्राइब्ड एज, इसीलिए पहली स्टेज को 1881 से लेके 1921 तक पहली को हमने क्या नाम दिया? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये एक अलग फेस हुआ। अब इसके आगे पढ़, द सेंसस ऑफ 1901 showed a decline of 0.04 crore in the total population, जो कि 23.87। सर ये पहले 3 पॉइंट सुन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सिचुएशन बता रहे हैं 3 सेंसस की, 1901, 1911, 1921। तीनों में देख, पहले में डिक्लाइन दिखा, दूसरे में राइज दिखा, तीसरे में फिर डिक्लाइन दिखा। डाटा है, लर्न करने वाला पॉइंट है, अलग बात है। आफ्टर, बट सर ये सिचुएशन बताओ। चलो पहले की सिचुएशन तो क्लियर। आफ्टर 1921 इंडिया एंटर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ क्या? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, व्हेन पॉपुलेशन रिकॉर्डेड क्या लिखा हुआ है? कंसिस्टेंट राइज। इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, जहां से आपको कंसिस्टेंट राइज मिलने क्या हुए? स्टार्ट। आगे बढ़िए, इट इज आफ्टर दिस ईयर the total population in India never declined. It बिल्कुल। recorded a consistent rise. The census 1931 record a rise of 2.7, next आगे record a rise of 3.96 and next आगे record a rise of 4.24। और वो भी देख हर बार बढ़ते क्रम से, ये भी नहीं है कल्ला rise with increasing rate, rise with increasing rate। क्लियर? इसको लिख लीजिए, rise जरूरत ही नहीं है, with increasing rate। आगे, a consistently rising population on the eve of independence led to excessive burden of maintenance in बिल्कुल, it is an expenditure which a country has to incur on the maintenance of the existing population। अब जब ब्रिटिशर छोड़ के गए तो सर उस टाइम पे ये भी तो देखो ना, इस इतनी पॉपुलेशन को संभालना कौन सा सौखा था? उतना ही मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ा। पॉपुलेशन तो भी देखो ना कितनी रिपोर्ट हो रही है। आगे, व्हेन मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई, इन्वेस्टमेंट फॉर जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो। तुम्हें तो मेंटेन करने पे इतना खर्चा लग जाएगा तो तुम्हारा जीडीपी क्या राइज करेगा? तुम तो वही ना, एक होता है जी इन्वेस्ट करने के पॉइंट्स, इनकम जनरेट करने के पॉइंट्स, तुम्हारा तो मेंटेन करने में इतना खर्चा लग जाएगा, तुम्हारा तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर तो इसमें चला जाएगा। क्या तुम इन्वेस्ट करोगे? क्या तुम्हारा जीडीपी रेट इंक्रीज करेगा? आगे, हाई मेंटेनेंस and no investment for GDP growth is another। इसको डबल टिक सर, हाई मेंटेनेंस होना एंड लो इन्वेस्टमेंट फॉर जीडीपी होना, ये भी अपने आप में एक पैरामीटर है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो अपने आप में स्टैग्नेंट एंड क्या थी? बैकवर्ड। एंड नेक्स्ट, हाउएवर द अंडरलाइंग फैक्ट इज दैट till 1921 the rise in India's population was never alarming. It ranged between mild to modest, but उसके बाद तो sudden increase देखने को मिला। It was because birth rate and death rate were high and the gulf between two was small। इसीलिए ना चल जाता है, क्योंकि जितने अल्टीमेट मान लो कोई बर्थ रेट ज्यादा था तो डेथ रेट भी ज्यादा था, बट तुमने धीरे धीरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करा, लोगों की एक्सपेक्टेड लाइफ जो थी वो क्या हुई? इंक्रीज हुई। क्लियर? डेथ रेट क्या हुआ? कम हुआ। बर्थ रेट स्टिल हाई था, फिर तो सर उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया।
पॉपुलेशन इसीलिए बढ़ते रेट से, इंक्रीजिंग रेट से क्या होती गई, इंक्रीज, क्योंकि तुम्हारा डेथ रेट इंप्रूव होता गया, बर्थ रेट क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। पढ़िए, इट वॉज ओनली फ्रॉम 1951 onwards that the rise in population become explosive in nature. एक्सप्लोसिव, अंडरलाइन एक्सप्लोसिव इन नेचर, 1951 के बाद, यस, And the country started facing a serious challenge in the terms of population explosion. because whereas birth rate, आगे बढ़ो, birth rate continued to be high, death rate recorded a significant decline. इसीलिए तो सर अल्टीमेटली आपका जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी, जो एक ट्रांजिशन थी 1921 के बाद, या 1921 को इसीलिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? इस टॉपिक में अब हमारे जस्ट 2 पॉइंट्स पेंडिंग है, मतलब मैक्सिमम इसके ऊपर एक लेक्चर में और लगाऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर दैट नया टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बट साथ साथ सर थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी को भी बैलेंस करना होगा, इसको भी छोड़ नहीं सकते। मानना मैक्रो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्लियर, तो इसको भी अपन छोड़ नहीं सकते, साथ साथ उसको भी करेंगे। सो नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर में अपना फर्स्ट टॉपिक आईईडी का क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। Okay ji, thanks a lot, and rest we will do in the next class. Thank you, sir. Okay ji.